हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, जिसका मतलब होता है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी मतलब सत्ता किसी एक अथॉरिटी के पास केंद्रित न होकर विभिन्न संस्थाओं और संगठनों में विभाजित होती है, और यह हस्तांतरण डेमोक्रेसी की आत्मा भी कही जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर बल दिया जाता है। इसलिए पावर शेयरिंग का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है। आइए अब हम बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से समझते हैं कि आखिर ये है क्या पावर शेयरिंग। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी कम है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है, यानी हरियाणा राज्य की आबादी की आधी। इस छोटे से देश के समाज की बनावट बहुत जटिल है। डच लोग इस देश में बहुसंख्यक हैं, पर अल्पसंख्यक फ्रांसीसी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। आइए अब हम देखते हैं कि इस तनाव को बेल्जियम के नेताओं ने पावर को शेयर करके कैसे दूर कर दिया। आइए देखते हैं बेल्जियम का जातीय संगठन। बेल्जियम का जातीय संगठन इस प्रकार है। डच भाषा बोलने वाले 59% हैं, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्रेंच भाषा 40% बोलते हैं, जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं। और जर्मन भाषा बोलने वाले बेल्जियम में केवल और केवल 1% हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा 80% लोग बोलते हैं और डच भाषा 20% लोग बोलते हैं। बेल्जियम की सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। बेल्जियम का जातीय संगठन भाषा बोलने वालों पर निर्भर है। आइए अब जानते हैं कि बेल्जियम की पावर शेयरिंग किसी भी अन्य देश से कैसे अलग है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी अन्य देशों से अलग तथा नए प्रकार की है। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्र की विभिन्नताओं तथा सांस्कृतिक पहचान को मान्यता प्रदान करते हुए अपने संविधान में 1970 से 1993 तक 4 बार संशोधन किए। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं। बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषीय मंत्रियों की संख्या समान होगी। कोई भी एक समुदाय कोई भी निर्णय या कानून अकेले नहीं बना सकेंगे। सभी समुदाय के लोगों के सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। अगले पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के राज्यों को सौंप दी गई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगी। अगले पॉइंट में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अलग प्रकार की सरकार है। यहाँ सरकार में डच तथा फ्रांसीसी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने, जो कि यहाँ 80% से अधिक हैं, समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का चुनाव कोई एक भाषा बोलने वाले ही करते हैं, जैसे डच, फ्रांसीसी अथवा जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग, चाहे वे जहाँ भी हों, इस सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। यह बेल्जियम का मॉडल जटिल लग सकता है, परंतु बेल्जियम में यह मॉडल बेहद सफल रहा है। इसमें बेल्जियम में गृह युद्ध की आशंका खत्म हो गई है। विश्व में बेल्जियम को सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसका मुख्यालय बेल्जियम में बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि यहाँ विभिन्न समुदाय में आम सहमति रहती है, कोई विवाद की स्थिति नहीं रहती। इसलिए यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में बनाने का निर्णय लिया गया। आइए अब हम श्रीलंका की कहानी के बारे में जानते हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है, जहां सिंहली भाषा बोलने वाले 74% हैं और तमिल भाषा बोलने वाले 18% हैं, जिसमें से
13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स। भारतीय तमिल जो चाय के बागान में काम करने के लिए लाए गए थे, बाद में वे यहीं पे सेटल हो गए। यहाँ पर 7% क्रिश्चियन हैं जो कि सिंहली भाषा और तमिल भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में बहुत सारे लोग जो सिंहली बोलते हैं उनका धर्म बौद्ध है, जबकि तमिल लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म के हैं। आइए अब जानते हैं कि बहुसंख्यकवाद क्या है। एक ऐसा विचार जिसके तहत किसी देश में बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का ध्यान दिए बिना शासन करे, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। बहुसंख्यकवाद का उदाहरण श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार है। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। सिंहली समुदाय के लोगों ने अपने बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, इसलिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक नियम पारित करके श्रीलंका में तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। बेल्जियम तथा श्रीलंका के इन दो कहानियों को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है। बेल्जियम ने अपने यहाँ पावर शेयरिंग को अपनाकर बेल्जियम के लोगों को खुशहाल बना दिया और विश्व में सबसे अधिक सुरक्षित देश होने का दर्जा प्राप्त कर लिया। वहीं श्रीलंका ने अपने यहाँ पावर शेयरिंग को न अपनाकर अपने यहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। इसलिए पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी की आत्मा कही जाती है। अब हम देखेंगे कि इस बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों में बेगानापन के अनुभव को कैसे बढ़ावा दिया। बहुसंख्यकवाद के तहत सरकार द्वारा एक के बाद एक तमिलों के विरुद्ध नियमों के आने से उनमें बेगानापन की भावनाओं को बढ़ावा दिया। वे सोचते थे कि कोई भी राजनीतिक दल उनके भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्हें ऐसा लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहे हैं और उनके हितों की अनदेखी हो रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ने लगे। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाईं। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल कराने और प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। 1980 के दशक तक श्रीलंका के पूर्व और उत्तरी क्षेत्र में स्वतंत्र तमिल ईलम मतलब राज्य बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध के रूप में परिणित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने देश से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। बहुत लोगों की आजीविका छिन गई, बल्कि चौपट हो गई। अब हम देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी और इन एनी गवर्नमेंट। कह सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार में अथवा किसी भी प्रकार की सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थापित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार वही जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों तथा नागरिक सामान्य शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे।
क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इससे यह निश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रहता है, जिससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। न्यायपालिका में जिसकी नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाई गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार के रूप में किया गया है। सत्ता का यह वितरण उच्च स्तर की सरकार तथा निम्न स्तर की सरकार के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इस वितरण को संघीय व्यवस्था भी कहते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषीय और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था संसद तथा विधानसभाओं के आरक्षित चुनाव क्षेत्र के रूप में दिया गया है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें। सत्ता के बंटवारे का एक रूप विभिन्न प्रकार के दबाव, समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के रूप में भी देखा जा सकता है। लोकतंत्र में लोगों के समक्ष सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। इस विकल्प की स्वतंत्रता सत्ता को एक जगह केंद्रित नहीं करने देती। इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों में हस्तांतरित होती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।